हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट करीम। साथियों, आज की वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक लीगल इशू के बारे में बात करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में बात करूंगा कि भारत के अंदर भारतीय दंड संहिता के एनेक्टमेंट से पूर्व, इंडियन पेनल कोड के बनने से पूर्व किस तरीके की आपराधिक दंड विधियों का संचालन होता था। आज का वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए जो लॉ स्टूडेंट्स और लॉ के एग्जाम्स में अपियर होने जा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो क्लेट के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो जिनका सब्जेक्ट लॉ है, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी होने वाली है वीडियो। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा वीडियो में दी जाने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे द्वारा वीडियो में जो जानकारी दी जाती है अगर वो आपको अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियोज को लाइक किया करें और अपने दोस्तों में शेयर किया करें जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। साथियों, अगर हम आपराधिक दंड विधि के शुरुआती स्टेज को देखें तो उससे पहले हमें मानव सभ्यता को देखना पड़ेगा। आपराधिक दंड विधि की शुरुआत मानव सभ्यता के साथ ही हो जाती है। जैसे ही मानव संगठित समाज के रूप में, समूह के रूप में रहना शुरू करता है, वैसे ही आपराधिक दंड विधि की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगता है। हम इस पूरे दौर को 3 कालों में बांट सकते हैं। जो आपराधिक दंड विधि थी उसको हम 3 पीरियड में बांट सकते हैं। पहला पीरियड हिंदू आपराधिक दंड विधि, दूसरा पीरियड मुस्लिम आपराधिक दंड विधि जो मुगल काल का पीरियड था, तीसरा पीरियड ब्रिटिश कालीन दंड विधि। तो सबसे पहले हम हिंदू आपराधिक दंड विधि को देखते हैं। हिंदू आपराधिक दंड विधि एक्चुअली ये उस दौर से शुरू हो जाती है जिस दौर से हिंदुस्तान के अंदर आर्यों का आवागमन शुरू हो जाता है। जैसा कि इतिहास बताता है कि आर्य लोग विरचित कृषक के रूप में सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर आना शुरू हुए, हिंदुस्तान के अंदर बसना शुरू हुए और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सुचारू रूप से चल सके इसलिए उन्होंने अपने समाज के अंदर नियमों और कानूनों को बनाना शुरू कर दिया। उस समय की जो दंड विधियों की जो संहिताएं थी, जो शास्त्र थे, उनमें से जो प्रमुख संहिता थी वो मनु संहिता थी। मनु संहिता को पूर्ण संहिता कहा जाता है और मनु संहिता में उस समय की दंड विधियों के साथ साथ रीति रिवाजों का भी जिक्र किया गया है। दोस्तों, इसके बाद सैकड़ों सालों के बाद राजा रजवाड़ों का समय आता है। राजाओं के दौर में जो पूरी तरीके से जो न्याय व्यवस्था होती थी उसका उत्तरदायित्व तो राजा के ऊपर होता था, क्योंकि दंड देने का जो अधिकार था वो राजा का होता था। उस दौर में किसी मनुष्य के आपराधिक जीवन के ऊपर बहुत विशेष बल दिया जाता था, क्योंकि अपराध को पाप समझा जाता था और इतनी कठोर सजा पे विश्वास किया जाता था कि व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसको इतनी कठोर सजा दो कि वो दोबारा अपराध करने की स्थिति में ना रह जाए। स्त्रियों के संबंध में जो अपराध थे, जिसमें रेप का ऑफेंस शामिल है, मोलेस्टेशन के ऑफेंस शामिल है, एडल्टरी का ऑफेंस शामिल है, उनके लिए विशेष उपबंध दिए गए थे। उनके लिए यहां तक व्यवस्था थी कि लोगों को अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता था। उबलते हुए पानी के इस्तेमाल करने की भी व्यवस्था उस समय दी गई थी। ये हिंदू आपराधिक विधि का समय था। दोस्तों, हिंदू आपराधिक विधि की एक और खास बात थी। वो ये खास बात थी कि ब्राह्मणों के लिए और विशेष वर्गों से जुड़े हुए लोगों के लिए और महिलाओं के लिए दंड के प्रावधान उतने कठोर नहीं होते थे। जो उस समय दंड दिए जाते थे हिंदू आपराधिक विधि के समय, वो 4 तरीके के दंड होते थे। पहला वाकदंड, दूसरा चेतावनी, तीसरा अर्थदंड, चौथा कारावास या बंदीकरण या मृत्युदंड। वाकदंड प्रथम अपराध और साधारण अपराध करने वालों को दिया जाता था। वाकदंड, चेतावनी और अर्थदंड, ये तीनों जो दंड थे वो सिंपल ऑफेंसेस जो होते थे और पहली बार जो अपराध करते थे उनको दिया जाता था। लेकिन जो गंभीर अपराध होते थे जैसे हत्या हो गई और महिलाओं से संबंधित रेप के ऑफेंसेस हो गए, इनको गंभीर अपराध समझा जाता था। उसके लिए मृत्युदंड तक के प्रावधान
दिए गए थे दोस्तों। तो यह था हिंदू आपराधिक विधि का समय जिसको मैंने बहुत ही संक्षेप में आप लोगों को बताया। अब आता है मुस्लिम आपराधिक विधि का समय। ये दोस्तों मुगल काल का समय था। मुगल काल के दौरान जब मुगलों का अधिकार भारत के अंदर हो गया, मुस्लिम आपराधिक विधि को लागू करना शुरू कर दिया और मुस्लिम आपराधिक विधि पूरी तरीके से पाक कुरान उस पर आधारित होती थी। समय के चलते जब ये देखा गया कि जो कुरानिक लॉ है वो संपूर्ण आवश्यकताओं को, आपराधिक विधि की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, तो उसमें कुछ और अंतर नियम बनाए गए और उनको जोड़ा गया जिसको कि सुन्ना कहते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब के जीवन के जो कार्य व्यवहार थे, उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने जिन आचरण को किया, उनको सुन्ना कहा गया और उनको भी मुस्लिम विधि में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, मुस्लिम विधि में अगर हम देखें तो मुस्लिम विधि का जो दौर था वो हिंदू विधि से भी ज्यादा कठोर सजा का दौर था और अविवेक और अमानवीय सजा का दौर था। इसमें भी मुख्य रूप से 4 तरीके की सजाएं प्रचलन में थी। पहली सजा थी किसा। किसा का अर्थ होता है बदला, यानी पीड़ित पक्ष को यह अधिकार होता था कि उसके साथ जिस तरीके का अपराध किया गया है, पीड़ित पक्ष भी उसी अपराधी से उसी प्रकृति का बदला ले सकता है, यानी जान के बदले जान, प्राण के बदले प्राण, अंग भंग के बदले अंग। ये इस दंड को किसा कहा जाता था। दूसरे तरीके का जो दंड होता था वो दिया होता था। दिया का अर्थ होता है मूल्य। ये जो अनजाने में किसी से कोई अपराध हो जाता था तो उसमें जो चोट पहुंचती थी, उस चोट के बदले खून का कुछ मूल्य लेकर के उस अपराधी को माफ किया जा सकता था। दोस्तों, ये जो खून का मूल्य होता था, पीड़ित अगर किसा के अपराध में चाहे पीड़ित पक्ष, तो वो किसा के अपराध में भी खून का मूल्य लेकर उसको दिया के दंड में बदल सकता था। जो किसा का जो दंड का प्रावधान था, किसा के दंड को भी दिया के दंड में बदला जा सकता था। दिया का दंड अपराध किए जाने के बदले में खून की एक निश्चित मात्रा में कीमत ले लेना और अपराधी को माफ कर देना। तीसरा जो दंड का प्रकार था वो हद था। हद का अर्थ होता है सीमा। समाज विरोधी या धर्म विरोधी खासतौर से जो अपराध होते थे उनके लिए सजा निश्चित थी। उसमें ना बदलाव किया जा सकता था, ना घटाया जा सकता था, ना बढ़ाया जा सकता था। तो इस तरीके के दंड के प्रावधान को हद कहा जाता था। इसमें दंड निश्चित हुआ करता था। दोस्तों, जो बलात्कार के अपराध में जो जिना, जो रेप का ऑफेंस था, उसके तहत जो दंड दिया जाता था वो भी हद के तहत ही दिया जाता था। जितने भी गंभीर अपराध होते थे जिनमें हत्या जैसे अपराध भी शामिल थे, उन सारे अपराधों पे जो दंड दिया जाता था वो हद के अंतर्गत ही दिया जाता था। बलात्कार के अपराध में जो हद का जो सजा होती थी वो ये होती थी कि पत्थर मार मार के या कोड़े मार मार के उसको व्यक्ति को की मृत्यु कारित कर दी जाए, ये उसको दंड होता था। अगर उस दौरान कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा महिला पर झूठा व्यभिचार का आरोप लगाता था तो उस व्यक्ति को 80 बैंत मारने की सजा दी जाती थी, 80 कोड़े मारने की सजा का हुक्म दिया जाता था। जो चौथा प्रकार था मुस्लिम विधि में वो था ताजीर। ताजीर का अर्थ होता है विवेकाधीन, यानी इस प्रकार की सजा पूरी तरीके से न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करती थी। इसमें जो सजाएं शामिल थी जैसे कारावास, देश से निकाल देना, भर्त्सना करना, यहाँ तक कि लोगों के कान उमेटना जैसे अपमानजनक व्यवहार भी शामिल थे। दोस्तों, ये जो मुस्लिम विधि थी ये हिंदू आपराधिक दंड विधि से ज्यादा कठोर थी और अमानवीय थी, इसलिए जनसाधारण के बीच में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई थी साथियों। इसके बाद दौर आता है ब्रिटिश काल का। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। ब्रिटिश काल के दौरान में, ब्रिटिश काल में भी शुरुआत में मुगलों के शासन के जो कानून थे, दंड विधि थी, वो चली। इसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि चूंकि ये बहुत अमानवीय है और अंग्रेजों ने जो प्राकृतिक न्याय, जो ब्रिटिश लॉ में है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, सद्विवेक, प्राकृतिक न्याय और एक अच्छी सरकार के जो अनुरूप होना चाहिए, वो सारे जो नियम थे वो मुस्लिम आपराधिक विधि में नहीं थे। इसलिए ब्रिटिश काल में मुस्लिम आपराधिक विधि को परिवर्तित करना शुरू कर दिया गया। इसके लिए
ब्रिटिश जमाने में कई तरीके के चार्टर पास हुए, कई तरीके के अधिनियम को पास किया गया और इन चार्टर और अधिनियमों को पास करके मुस्लिम आपराधिक विधि को पूरी तरीके से बदल दिया गया। दोस्तों, मुख्य रूप से जो ब्रिटिश के समय थे, जो आपराधिक न्याय प्रशासन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान देने वाले थे, वो वारेन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, ये लोग थे जिन्होंने की आपराधिक दंड विधि के रिफॉर्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 3-4 महत्वपूर्ण बातें जो ब्रिटिश काल में जो आपराधिक विधि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार के रूप में की गई थी, उनमें से पहली बात यह है कि हत्या और सदोष मानव वध यानी मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड का जो अपराध होता था, इसमें औजार के आधार पर जो तय होता था उसको हटा दिया गया और व्यक्ति का, अपराधी व्यक्ति के आशय के आधार पर अपराध का निर्धारण होने लगा। दूसरा, अपराध को एक सामाजिक अपकार मानते हुए सरकार द्वारा उसका अभियोजन चलाने की व्यवस्था कर दी गई, जो कि आज तक चली आ रही है। रेप जैसे गंभीर अपराधों में जो चश्मदीद साक्षी की, प्रत्यक्षदर्शी गवाह की जो जरूरत होती थी, उस आवश्यकता को खत्म कर दिया गया और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और कॉन्फेशन के आधार पर दंड देने की व्यवस्था की गई। दोस्तों, धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता था, पहले गवाहियां भी धर्म के आधार पर होती थी, तो धर्म के आधार पर जो गवाही देने की व्यवस्था थी, धर्म के आधार पर जो न्याय देने में भेदभाव किया जाता था, उस व्यवस्था को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद साथियों शुरू होता है आपराधिक दंड विधि को बनाने का सिलसिला और आपराधिक दंड विधि को कोडिफाई करने का काम शुरू होता है और प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इंडियन पेनल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और उस ड्राफ्ट को 1837 में भारत के महाराज्यपाल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारत की महाराज्यपाल के द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर 1860 को इसको पारित कर दिया जाता है। तब से इंडियन पेनल कोड 1860 हिंदुस्तान में लगातार चल रही है। हालांकि समय समय पर इसमें ढेर सारे संशोधन किए गए। दिल्ली में जो निर्भया रेपकांड हुआ था, उसके बाद आपने देखा था कि पूरे देश के अंदर तमाम तरीके से धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। इसके उपरांत सरकार ने जस्टिस जेएस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था। उस कमीशन को जिम्मेदारी दी गई थी कि आईपीसी में, जो इंडियन पेनल कोड में जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, उन पे अपनी सिफारिशें दें। जस्टिस वर्मा के कमीशन की सिफारिशों के उपरांत 2012 में भी इंडियन पेनल कोड में और सीआरपीसी में भी कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। खास तौर से धारा 376, धारा 326 और धारा 354 आईपीसी में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। इन सारे संशोधनों के बारे में मैं अलग से वीडियोस बना चुका हूं। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं इसमें दे दूंगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यह थी ब्रीफ हिस्ट्री इंडियन पेनल कोड के बनने से पूर्व हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके की आपराधिक विधियां प्रचलित थीं। उस संबंध में आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।